नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्सों का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने उपसर्ग के नोट्सों का अध्ययन इस YouTube चैनल के माध्यम से कर लिया है और दूसरी और तीसरी क्लास हमारी विशेषण से संबंधित थी, जो हमने नोट्सों के माध्यम से अध्ययन किया। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव या अविकारी शब्दों का अध्ययन करेंगे, जो हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनके माध्यम से इस टॉपिक का आज हम नोट्स टाइप अध्ययन करेंगे, जो अव्यय और अविकारी शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जो हर भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि अविकारी शब्द लगभग भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए जो चीज़ें काम की है उन्हीं को रखा है और बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। अव्यय ए धन वे, यानी ए मन नहीं वे, जो वे नहीं होते हैं वो अवयव कहलाते हैं। इसे ही अविकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी यानी ए जो नहीं, विकार जो उत्पन्न नहीं होता है, जो काल वचन रूपलिंग के आधार पर जो विकार उत्पन्न नहीं होता है वे अव्यय शब्द होते हैं। तो शुरू करते हैं। अविकारी अवयव शब्द की परिभाषा देखिए। वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, यानी रूप है, लिंग है, वचन है और कारक काल के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम इन्हें इसी माध्यम से ऐसे भी जान सकते हैं कि वे शब्द जो हमेशा एक ही रूप में रहते हैं अविकारी या फिर अव्यय कहा जाता है, अव्यय कहलाते हैं। यानी रूप, लिंग, वचन के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और जो नहीं होगा तो वे अविकारी शब्द कहे जाएंगे। जैसे मनीष धीरे धीरे खाता है, तो मनीष की दवा जो धीरे धीरे खाता है, तो ये धीरे धीरे है, ये अव्यय शब्द है। और इसी का लिंग परिवर्तन कर कर अगर मैं लिख दूं मनीषा धीरे धीरे खाती है, तो क्रिया भी खाता की जगह खाती हो गया और मनीष की जगह मनीषा हो गया। तो धीरे धीरे में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, लिंग के अनुसार परिवर्तन हो गया। धीरे धीरे खाती थी अगर आ जाए तो ये भूतकाल में चला जाएगा, काल के अनुसार परिवर्तन, मगर धीरे धीरे कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये अविकारी शब्द कहे जाते हैं। इसी प्रकार देखिए, बच्चा धीरे धीरे चलता है, और अगर इस रूप को परिवर्तन कर दे, जैसे बच्चे की जगह बच्चे लिख दें, बच्चे धीरे धीरे चलते हैं, और ऐसे ही लिखा जाए कि बच्चा धीरे धीरे लिखता है, और इसी प्रकार बच्चा धीरे धीरे लिखेगा यानी भविष्य में। तो यहाँ लिखता है वर्तमान है, लिखेगा भविष्य की बात है। बच्चा जो है वह धीरे धीरे, इन सब में मगर परिवर्तन हो गया, बच्चे की जगह बच्चे हो गए, मगर धीरे धीरे में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो ये अवयव या अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार देखिए, तो बच्चे ने धीरे धीरे लिखा, बच्चे के द्वारा धीरे धीरे लिखा गया, ये काल के अनुसार इसमें परिवर्तन हो रहा है, मगर अविकारी अवयव शब्द धीरे धीरे में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब बात करते हैं अविकारी अवयव। अव्यय के 5 भेद माने गए हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय और पांचवा है निपात। जो ये 5 प्रकार के अविकारी शब्द माने गए हैं। अब सबसे पहले हम क्रिया विशेषण अव्यय की बात कर लेते हैं। वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी क्रिया की विशेषता का बोध कराए जाएंगे तो वो क्रिया विशेषण अवयव कहलाएंगे। जैसे क्रिया की विशेषता कैसे, उदाहरण के तौर पर देखें तो चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है, मगर इसकी विशेषता बताई जा रही है कि तेज दौड़ता है चेतक घोड़ा, तो ये तेज क्या हुआ, क्रिया विशेषण अवयव हुआ। इसी प्रकार रमेश अभी अभी गया है, यानी जाने की विशेषता बता रहा है कि अभी अभी गया है, तो ये क्रिया की विशेषता है, अभी अभी अवयव शब्द है। इसी प्रकार बच्चा बाहर खेल रहा है और सुमन बहुत ज़्यादा खाती है, तो ज़्यादा खाती है, कितना खाती है, ज़्यादा खाती है, तो इस प्रकार ये क्रिया विशेषण अवयव हो गया। अब क्रिया विशेषण जो अवयव है इनके 4 उपभेद माने गए हैं, इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है काल बोधक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है स्थान बोधक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द,
तीसरा है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द और चौथा है रीति बोधक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द। तो ये क्रिया विशेषण के 4 भागों में उपभागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय की बात करते हैं, यानी वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं। यानी ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराएंगे, यानी क्रिया के द्वारा समय का जो बोध कराया जाता है, तो वो कालबोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अगर इनमें कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे अभी अभी है, अभी तभी, पहले, बाद में, सवेरे, शाम को, दिन भर, रात भर, तत्काल, शीघ्र, सदा, अब, कब, आजकल, लगातार, बार बार इत्यादि। ये ऐसे जो हमने शब्द अभी पढ़े हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा कालबोधक क्रिया विशेषण अवयव के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें कैसे आता है शब्द कि निखिल अभी अभी गया है, तो यहाँ अभी अभी आ गया, निखिल है वो अभी अभी गया है। तो इस प्रकार ये अभी अभी क्रिया कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय है। वह तो बहुत पहले ही चला गया, यहाँ पर बहुत पहले चला गया, तो ये अव्यय शब्द हैं। मनीष तुरंत निकल गया, तो कहाँ कब निकल गया, वो तुरंत निकल गया, तो तुरंत कालबोधक है, समय के बारे में बताया जा रहा है, काल के बारे में बताया जा रहा है। वह लगातार पढ़ता रहता है, यानी वो पढ़ता रहता है, लगातार पढ़ता रहता है, तो ये लगातार भी अवयव है। इसी प्रकार देखिए वह दिन भर खेलता रहता है, यहाँ दिन भर शब्द आया है और ये दिन भर वाक्य में दिन भर शब्द आया है, जो अवयव शब्द है वह दिन भर खेलता रहता है। इसी प्रकार शीला पहले चली गई। मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, समय का बोध किया जा रहा है कि मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, तो प्रातःकाल अवयव शब्द है। रिया रात भर पढ़ती है, यहाँ पढ़ने के बारे में बताया जा रहा है कि रिया है वो रात भर पढ़ती रहती है, तो रात भर शब्द है वो अवयव है। वह आजकल दिखता नहीं है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, वे आजकल जाते नहीं हैं, तो आजकल है, बार बार है, ये क्रिया की विशेषता बताने के लिए कालबोधक क्रिया विशेषण है। अब एक विशेष बात देखें, कालबोधक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त कब के द्वारा प्रश्न किया जाता है। वाक्य है जो क्रिया से पहले हम कब का प्रश्न करेंगे, तो अगर उत्तर हमें मिल जाता है तो वह कालबोधक क्रिया विशेषण अब होगा। जैसे वह दिन भर खेलता रहता है, तो इसमें वह कब खेलता रहता है, तो दिन भर खेलता रहता है। शीला पहले ही चली गई, तो कब चली गई, पहले ही चली गई, तो इसमें भी क्या होगा, कालबोधक, यानी कब के द्वारा प्रश्न किया जाता है तो वो कालबोधक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब दूसरे की बात करते हैं, स्थानबोधक क्रिया विशेषण अव्यय। वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराते हैं, यानी वे अव्यय शब्द जो क्रिया के घटित होने का समय का बोध कराते हैं, तो स्थानबोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। स्थान का बोध कराएंगे तो स्थान बोध करवाएंगे तो स्थानबोधक क्रिया विशेषण होंगे। जैसे इनमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे स्थान के बारे में बताएंगे, यहाँ है, वहाँ, इधर, उधर, पास, दूर, आमने सामने, आगे, पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे इत्यादि। ये ऐसे शब्द हैं जो स्थान के बारे में बताते हैं, तो स्थानबोधक क्रिया विशेषण होंगे। अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थानबोधक क्रिया विशेषण हैं। कार्तिक यहाँ बैठेगा, कहाँ बैठेगा, यहीं बैठेगा, स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ शब्द हो गया। बच्चा बाहर खेल रहा है, बच्चा कहाँ खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, तो ये भी स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि बाहर खेल रहा है। सानिया भीतर खेल रही है, तो यहाँ सानिया कहाँ खेल रही है, भीतर खेल रही है, तो ये भी एक जो स्थानबोधक क्रिया, भारती नीचे बैठी है, कहाँ पर बैठी है, स्थान के बारे में बताया जाता है, नीचे बैठी है, तो ये भी स्थानबोधक होगा। कुआं ऊपर उड़ रहा है, कुआं कहाँ उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, ये भी स्थान बता रहा है, तो ऊपर, तो ये अवयव शब्द हो गया। वह इधर गया, वह उधर गया, तो उधर भी स्थान के बारे में बता रहा है, तो ये भी स्थानबोधक क्रिया विशेषण होगा। आगे बात करें तो निखिल आगे निकल गया, सीमा पीछे पीछे चल रही है, लड़का बाएं बैठा है, लड़की दाएं देख रही है, तो ये दाएं बाएं ये काल लिंग वचन के अनुसार इनमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, तो ये अवयव शब्द होंगे। और स्थान के बारे में बताएंगे तो स्थानबोधक क्रिया विशेषण अवयव होंगे। अब एक प्रश्न देख लेते हैं, नितेश घर के बाहर खेल रहा है, उपयुक्त वाक्य में अव्यय है, कालबोधक है, स्थानबोधक है, संबंध बोधक है या फिर समुच्चय बोधक है।
तो इसमें संबंध बताया जा रहा है कि तितेश घर के बाहर खेल रहा है, तो इसमें स्थानबोधक अव्यय होगा। विशेषता कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, देखिए स्थानबोधक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कहाँ के द्वारा प्रश्न किया जाता है। तो इसमें यानी जहाँ पर कहाँ के द्वारा प्रश्न किया जाता है स्थानबोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम अभी ऊपर उदाहरण देखें तो उनमें कहाँ से हम प्रश्न करके देख लेते हैं। कार्तिक कहाँ, यानी कहाँ से प्रश्न करना है। कहाँ बैठा है, तो यहाँ बैठा है। बच्चा बाहर खेल रहा है, बच्चा कहाँ खेल रहा है, बाहर खेल रहा है। तो यहाँ बाहर ये सभी अविकारी शब्द अवयव शब्द हैं। सानिया भीतर खेल रही है, सानिया कहाँ खेल रही है, भीतर खेल रही है। तो इस प्रकार ये जो कहाँ से प्रश्न किया जाता है उत्तर मिले तो स्थानबोधक क्रिया विशेषण होता है। अब आता है तीसरा परिमाणबोधक क्रिया विशेषण अव्यय। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की पूर्व प्रयुक्त होकर उसकी मात्रा का बोध कराते हैं, यानी मात्रा का जो बोध कराएंगे क्रिया विशेषण के द्वारा, तो वहाँ पर परिमाणबोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कौन कौन सी होते हैं, जैसे थोड़ा है, बहुत है, कम है, ज़्यादा है, तनिक है, जरा सा, इतना, उतना, मात्रा इत्यादि, न्यून, अधिक इत्यादि मात्राओं के बारे में बताते हैं, उनकी बोध कराते हैं, तो वे परिमाणबोधक क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। जैसे मोनिका बहुत खाती है, यानी खाने की विशेषता बता रही है कि बहुत खाती है, तो बहुत है अवयव है। सीमा जरा सा खाती है, तो यहाँ परिमाण के बारे में थोड़ा कम ज़्यादा बताया जा रहा है, तो जरा सा खाती है, तो ये भी अवयव शब्द हैं, परिमाणबोधक अवयव हैं। निखिल बहुत सोता है, मीनू कम सोती है, विकास बहुत पीता है, देवकी तनिक सोती है। वह बहुत खाता है, तुम ज़्यादा पीती हो, वह कम खेलता है, आप ज़्यादा पढ़ती हो। तो ज़्यादा पीना, तनिक सोना, कम खेलना, बहुत खाना, बहुत पीना, बहुत सोना, कम सोना, ये प्रकार के हैं जो थोड़ा, बहुत, कम, इन प्रकार के जो इस प्रकार के जो अवयव शब्द आएंगे जो परिमाण के बारे में बताए जाएंगे, तो वो परिमाणबोधक क्रिया विशेषण अवयव होंगे। इसकी एक पहचान भी है कि परिमाणबोधक अवयव की पहचान कैसे करें। तो परिमाणबोधक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कितने के द्वारा प्रश्न कर लिया जाता है। अगर कितने के द्वारा प्रश्न किया जाता है, उत्तर मिलता है, तो वहाँ पर क्या होगा, परिमाणबोधक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। तो इसमें देखें कि तुम ज़्यादा पीते हो, तो तुम कितनी पीती हो, ज़्यादा पीती हो, तो ये उत्तर मिल गया कितने, तो इसका परिमाणबोधक है। सीमा जरा सा खाती है, कितना खाती है, जरा सा खाती है, तो इसके द्वारा उसका प्रश्न मिल जाता है कितने के द्वारा, तो वहाँ पर परिमाणबोधक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अब चौथा है रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के पूर्व प्रयुक्त होकर क्रिया के होने का ढंग, तरीका और रीति का बोध कराते हैं, रीति बोधक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय कहाँ होंगे, जहाँ पर क्रिया के होने का तरीका है, ढंग है और रीति है, उनका बताया जाएगा, उनका बोध कराया जाएगा, तो वहाँ पर रीति बोधक क्रिया विशेषण होगा। जैसे रीति बोधक की बात करें तो जैसे ऐसे, अचानक, धीरे धीरे, अच्छी तरह, सचमुच, सहसा, वास्तव में, शायद, इसलिए, जरूर इत्यादि ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो रीति बोधक क्रिया विशेषण के बारे में बताते हैं, उनका एहसास करवाते हैं, इसलिए उनके बारे में बताते हैं, तो ये जरूर, इसलिए आदि, ये रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। तो अभी उनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। वह अचानक आ गया, तो यहाँ पर अचानक आया है, तो ये अविकारी शब्द है। मैं सहसा चला गया, ये सहसा आ गया, तो ये रीति बोधक अव्यय है। राकेश धीरे धीरे बोलता है, बोलने का रीति, तरीका और ढंग है, इसलिए धीरे धीरे अवयव या अविकारी शब्द हैं। उसने ऐसे कहा, ऐसे शब्द दे दिया गया। आप अच्छी तरह पढ़ा करो, आप अच्छी तरह से आ गया। इसी प्रकार मैं सचमुच चला जाऊंगा, तो यहाँ पर सचमुच आ गया। ये सभी क्या हैं कि रीति, तरीका और ढंग के बारे में बता रहे हैं, तो ये अव्यय या अविकारी शब्द हैं। वह इसलिए चला गया, यहाँ शायद, तो ये शायद, वह शायद आए, शायद आ गया। मैं ज़रूर आऊँगा, ये ज़रूर आ गया। वह वास्तव में चला गया, वास्तव आ गया। वह ज़ोर ज़ोर से बोलती है, ज़ोर ज़ोर से आ गया। और मीनू धीरे धीरे लिखती है, तो धीरे धीरे आ गया। ये सभी जो धीरे धीरे हैं, वास्तव में, शायद, सचमुच, ऐसे, अच्छी तरह, ज़रूर, ज़ोर से, तो ये इस प्रकार के जो शब्द आ रहे हैं वाक्य में, ये सभी क्या हैं कि
रीति बोधक क्रिया विशेषण के बारे में बता रहे हैं। और रीति बोधक क्रिया बोधक विशेषण की पहचान की बात करें तो रीति बोधक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कैसे के रूप में प्रश्न किया जाता है, कैसे, तो इनका उत्तर मिले तो वहाँ पर रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। जैसे कैसे के द्वारा प्रश्न करके देखें तो मैं सचमुच चला जाऊंगा, तो इसमें कैसे यानी मैं कैसे चला जाऊंगा तो सचमुच चला जाऊंगा उत्तर मिला, तो इसका रीति बोधक होगा। वह चला गया, वह कैसे चला गया, इसलिए चला गया। आप अच्छी तरह पढ़ा करो, आप कैसे पढ़ा करो, अच्छी तरह पढ़ा करो, तो ये क्रिया विशेषण यानी ए रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है और ये होगा अवयव ए विकारी शब्द हैं। मीनू धीरे धीरे लिखती है, तो मीनू कैसे लिखती है, धीरे धीरे लिखती है, उत्तर मिल गया, तो यहाँ पर रीति बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होंगे। फिर है संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय। जो संबंध बोधक क्रिया विशेषण अव्यय है और संबंध के बाद में समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात, ये हम आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज हमने क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा और उनके भेद और क्रिया विशेषण अव्यय है उनमें कौन कौन से जैसे भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार के भेद हैं, जिनमें से कालबोधक क्रिया विशेषण, स्थानबोधक क्रिया विशेषण, परिमाणबोधक क्रिया विशेषण और रीतिबोधक क्रिया विशेषण, इनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। यह क्लास नोट्स टाइप बहुत ही अच्छी और सुंदर क्लास है। आप अच्छे तरीके से इन क्लासों को देखें, अध्ययन करें और कैसी लगी ये भी अवश्य बताएं। कमेंट के माध्यम से बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, जिससे आप बताओगे तो हम आगे वाली क्लास भी इसी प्रकार लेकर आएंगे। और आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। यह क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास यानी कल फिर जो बच गए हैं 4 जो अवयव या अविकारी शब्द, उनका हम अध्ययन करेंगे। बाकी इसके अलावा हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी शुरू कर रखी है, जो एक दिन छोड़कर इसमें इस क्लासों को लेकर आते हैं, जो वो भी देखें। और हिंदी व्याकरण के बहुत ही अच्छी तरीके से संपूर्ण नोट्स जो जिनसे भर्ती परीक्षा में प्रश्न देखने को भी मिलेंगे, वो भी हम इस YouTube चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं, तो वो भी अवश्य देखें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।